हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम केमिस्ट्री ट्यूटर। तो बच्चों, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। और जैसा मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देते हैं, है ना। तो बेंजीन में मैंने बताया था क्लोरीनेशन। बेंजीन में अगर Cl2 और FeCl3 डालोगे तो Cl पॉजिटिव बनेगा और Cl पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ना। इसी तरह से हम लोगों ने किया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एल्केन देते थे। एल्केन में हम लोगों ने करवाया था क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन हम लोगों ने करवाया था। तो CH4 प्लस Cl2 हम लोगों ने कहा था H हटाकर Cl बनाया था। CH3Cl, फिर CH3 CH2Cl2, फिर CH Cl3 और CCl4 बनाया था हम लोगों ने। और इसमें हम लोगों ने रेट बताया था क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। तो क्लोरीनेशन का रेट जो था 1:3.8:5 था। और ब्रोमिनेशन का रेट हम लोगों ने किया था 1:82:1600। तो मैंने कहा था ये मैथमेटिक्स से जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था MBS से, और Br टॉपिक हाई टेम्परेचर पर, है ना। तो अपना अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एल्काइल हैलाइड देते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे ना। और रिएक्शन मैकेनिज्म में बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 11वीं की ऑर्गेनिक पढ़े या 12वीं की ऑर्गेनिक पढ़े, आप लोगों को किसी टीचर की जरूरत ही नहीं होगी, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं। बस रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से करना है और बार बार चीजों को रिवाइज करना है। जैसे मैंने दो रिएक्शन पढ़े, उनको दो दो तीन तीन चार चार बार लिख कर देखे, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, एक आएगा दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब न्यूक्लियोफिलिक है, इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बच्चों क्या करने वाला है, सब्स्टिट्यूट करने वाला है ना। कौन देते हैं, एल्काइल हैलाइड, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा RX एल्काइल हैलाइड, R मतलब एल्काइल और X मतलब हैलाइड। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और अब इसको क्या कर देगा, X नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा। X नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर लग गया RNU और ये बन गया X नेगेटिव। बताओ, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से X नेगेटिव निकला, तो जो निकलता है उसको बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। जो निकलता है ना, छोड़कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है कि जो R ग्रुप है ना, वो एक सिंपल कार्बन चैन। R ग्रुप जो है वो एक सिंपल कार्बन चैन है, उसे हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक। क्लियर है। अब जो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों, वो तीन तरह के हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। एक पढ़ने वाले हैं SN1। SN1 मतलब, वन मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्या मतलब होता है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, 12th वाले बच्चे समझ जाएंगे क्योंकि 12th में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। 11th वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनको भी समझ में आएगा अभी, है ना। वन का मतलब क्या होता है बच्चे, यूनिमोलिकुलर, मतलब मोलिकुलरिटी कितनी, वन। तो यूनिमोलिकुलर, एन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो एक पढ़ेंगे SN1, एक पढ़ेंगे बच्चों SN2। टू मतलब हो गया बाई मोलिकुलर। बाई मोलिकुलर, एन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, और एस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों SNI। SNI, आई का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर। आई मतलब इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब जो मोलिकुल के अंदर ही हो जाए, इंट्रा मतलब जो मोलिकुल के अंदर ही हो जाए ना। एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों तीन पढ़ने वाले हैं, SN1, SN2 और SNI, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कौन सा बेटा, SN1। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होता है सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही रीअरेंजमेंट और रीएक्सपेंशन थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, यहाँ पर अब बार बार होगा तो चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, है ना। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ रहे हैं हम लोग SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो हम लोगों ने यहाँ एल्काइल एलाइड लिया, ये आपके पास कार्बन दिख रहा है। कार्बन की कितनी वैलेंसी थी, चार, चार ग्रुप जुड़ गए, R1 R2 R3 और X। एक्स के हेलाइड है ना। तो RX हो गया कि नहीं हो गया, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये कार्बन बताओ कैसा कार्बन है। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये जो कार्बन होता है वो कार्बन है कायरल कार्बन। सर ये क्या मतलब हुआ, कायरल कार्बन क्या होता है बेटा, वो कार्बन जिससे चारों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं अलग अलग। वो कार्बन जिससे चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ऐसा कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। तो ये जो आपने कार्बन देखा वो कायरल है। और अगर इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन बता सकते हो कौन सा डिग्री है। तीन R ग्रुप जुड़े हुए, R1 R2 और R3, तीन R ग्रुप जुड़े हुए तो 3 डिग्री। तो ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड है बच्चों, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। अब इसमें देखो मैंने क्या डाला, इस एल्काइल हैलाइड में डाला वोटर, क्या डाला बेटा, वोटर, H2O। क्लियर है।
तो अब क्या बनेगा सुनना बेटा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ जो H2 है ना बेटा, यहाँ से H2 कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ से आएगा OH माइनस। OH माइनस क्या होता है बेटा, जो नेगेटिव वाले होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। तो यहाँ से पानी से कौन आएगा बच्चों, OH माइनस। अच्छा मुझे एक बात बताओ सही बच्चों, कि जो पानी होता है वो क्या H प्लस और OH माइनस में ज्यादा टूटता है क्या, नहीं, है ना, बहुत कम टूटता है। तो पानी से जो OH माइनस आने वाले हैं बच्चों, वो ज्यादा आने वाले कम आने वाले, कम आने वाले हैं। तो यहाँ से जो OH माइनस होता है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा पानी, है बहुत कम टूटेगा। तो पानी से जो OH माइनस आएगा बच्चों वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अब मैंने आपको बताया था ये OH माइनस आया, अब ये OH माइनस किसको हटाएगा, ये OH माइनस X माइनस को क्या करेगा बच्चों, रिप्लेस करेगा। क्लियर है। तो ये OH माइनस आएगा और इस X माइनस को क्या करेगा, हटाएगा। तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये जो OH माइनस है ये दो तरीके से हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, ध्यान से सुनना। पहला क्या तरीका है कि ये जो आ रहा है आप लोगों का, तो मैंने यहां पर लिखा C, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो पहला तरीका क्या है कि जहां से X गया है वहीं पर ही OH आ जाए, जहां से X गया है वहीं पर ही क्या आ जाए बच्चों, OH। तो देखो जहां से एक्स गया है वहीं पर ये OH आ गया कि नहीं आ गया, उसी डायरेक्शन में। तो इसे बोलते हैं हम लोग रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेन कर लिया ना कॉन्फ़िगरेशन, जहां से न्यूक्लियोफाइल गया है एक्स नेगेटिव वहीं पर ही जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वहीं पर लगा हो। तो अगर जहां से गया है वहीं पर लग गया तो उसे बोलते हैं बच्चों रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा तरीका है पीछे से आए। पीछे से आए मतलब क्या हो गया, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया C, ये लिख दिया मैंने R1, ये लिख दिया मैंने R3, ये लिख दिया मैंने R2, और अब OH कहाँ से आ गया बेटा, पीछे से। देख रहे हो, यहां से जो X है यहाँ से जा रहा है, और OH कहाँ से आ रहा है बेटा, पीछे से। पीछे से आया तो जस्ट अपोजिट का है ना, मतलब अगर यहां से जा रहा है तो पीछे से आ रहा है। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दो चीजें सुनना ध्यान से बेटा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, जहां से X गया वहीं पर ही वो आके OH लग गया, उसे बोल दिया कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन कर लिया। और इन्वर्जन का क्या मतलब है, जहां से X जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड से आकर अगर OH लग रहा है तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम लोग SN1 रिएक्शन कराते हैं ना बच्चों, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो जितना रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनता है उतना ही क्या बनता है बच्चों, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन को मैंने मान लिया, मान लीजिए मैंने बोल दिया डी, स्मॉल डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे आप लोग, है ना। और इन्वर्जन मान लीजिए मैंने मान लिया एल, ये जस्ट अपोजिट है। तो डी मान लो क्लॉकवाइज है तो एल क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, अपोजिट है। तो इसको लिखते हैं माइनस। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस। तो जितना डी बना उतना ही क्या बना बेटा, एल। तो जितना डी बना उतना ही एल बना। तो 50% डी और 50% एल, इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बेटा रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि SN1 रिएक्शन किसके थ्रू जाती है। तो आप लोग बोलोगे SN1 रिएक्शन किसके थ्रू जाती है बच्चों, रेसेमिक मिक्सचर के थ्रू बन जाती है ना। इसमें क्या होता है कि जितना परसेंट रिटेंशन बनेगा उतना ही ऑलमोस्ट परसेंट क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन। और रिटेंशन इन्वर्जन अगर दोनों 50-50% है तो जो मिक्सचर होगा वो कैसा कहलाएगा, रेसेमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन गो थ्रू रेसेमिक मिक्सचर। पहला क्वेश्चन ये। अब दूसरा क्वेश्चन सुनना बेटा ध्यान से। अब सभी बच्चे पढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन रेसेमिक मिक्सचर से जाती है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार रेसेमिक मिक्सचर से जाएगी। वो तभी जाएगी जब कार्बन कैसा हो, कायरल। कार्बन कैसा हो मतलब अगर आपको एल्काइल हैलाइड कायरल दिया हुआ है ना बच्चों, तो ये रेसेमिक मिक्सचर से जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने ये दे दिया CH3H, Cl और CH3, बताओ ये जाएगी क्या, नहीं। ये वाला कार्बन कायरल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दो ग्रुप सेम आ गए ना। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, तो ये रिएक्शन रेसेमिक मिक्सचर के थ्रू नहीं जाएगी। लेकिन 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 अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, CH3 की जगह C2H5, तो इस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये रिएक्शन, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये रेसेमिक मिक्सचर के थ्रू जाएगा। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। रेसेमिक मिक्सचर मतलब क्या होता है, 50% अगर डी बन रहा है और 50% अगर एल बन रहा है, तो इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अब इसमें भी क्या होता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। एक आपके नीट में क्वेश्चन आया था कि जो एफएन रिएक्शन होती है, आपको पता है कि रेसिमिक मिक्सचर के थ्रू जाती है, पर आपको बता दूं ये 100% रेसिमिक मिक्सचर के थ्रू नहीं जाती है। रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर कब बनता है, जब आपके पास क्या हो, 50% डी और 50% एल। डी मतलब क्लॉकवाइज और एल मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर दोनों 50-50% है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन जो SN1 रिएक्शन होती है ना,
उसमें जो रिटेंशन वाला होता है वो थोड़ा सा कम बनता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मान लीजिए 49.9% रिटेंशन बना और 50.1% क्या बना, इन्वर्जन, तो ऑलमोस्ट सेम ही तो है। तो अगर आप लोगों को केवल ऑप्शन दे कि रेशमिक मिश्रण के थ्रू जाती है तो उसको टिक कर दें, लेकिन ऑप्शन में क्या आता है कि 100% रेशमाइजेशन से जाती है, और दूसरा आता है कि जो इन्वर्जन बनता है वो स्लाइटली ज्यादा बनता है किससे, रिटेंशन से, तो किसको टिक करोगे कि इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन, क्योंकि लगभग लगभग बराबर होता है, पूरा बराबर नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है? तो अगर ये सेकंड वाला, ये वाला ऑप्शन ना मिले तो किसको टिक कर दोगे, रेशमिक मिक्सचर को, 100% रेथमाइजेशन को टिक कर दोगे। लेकिन अगर 100% रेथमाइजेशन है और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो इन्वर्जन है वो स्लाइटली मोर देन क्या है बेटा, रिटेंशन, तो किसको टिक करोगे कि जो इन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है किससे, रिटेंशन से। और थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई SN1 रिएक्शन, है ना। तो SN1 रिएक्शन किसके थ्रू जाती है बेटा, रेथमाइजेशन के थ्रू। रेथमाइजेशन के थ्रू तब जाएगी जब आपका कार्बन कायरल हो, अदरवाइज रेथमाइजेशन के थ्रू नहीं जाएगी। तो इसमें जितना रिटेंशन बनता है उतना इन्वर्जन बनता है, लेकिन इन्वर्जन स्लाइटली थोड़ा सा क्या बनता है बेटा, ज्यादा बनता है। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। आपने अल्काइल आयन में पानी डाला, SN1 रिएक्शन गई। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, दो स्टेप में। कैसे, यहाँ देखो, देखो पानी से जो H माइनस आ रहे हैं वो ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है, वीक, है ना। पानी से जो H माइनस आएगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में सबसे पहले जो एल्काइल हैलाइड है, क्या है एल्काइल हैलाइड, देखो C, R1, R2, R3 और X। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले जो X होता है वो अपने आप निकलता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो X होता है ना वो अपने आप निकलता है। X निकलेगा तो बताओ, जहां से X नेगेटिव गया, अब यहाँ पर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। अब X इलेक्ट्रॉन लेकर जाए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, C, R1, R2, R3। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और क्या निकल गया, X नेगेटिव। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है बेटा, जो X है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन लेकर निकला तो कार्बन यहाँ पर क्या बना, कार्बन कैटायन। अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, चार, प्लस मतलब क्या हो गया, एक निकल गया, कितने बचे, तीन, तीनों के तीनों बॉन्ड बना लिए। अब तीन बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पर अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, sp2। और शेप की बात करूं तो शेप कैसा हो गया, ट्राइगोनल लेना। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल लेना। दूसरा मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, पहले स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये जो कार्ब कैटायन है बच्चों, वो कौन सा कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री। कौन सा कार्ब कैटायन, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मैंने बताया था स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो मान लो अगर इस रिएक्शन में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 3 डिग्री बनाने के चांसेस है तो बना दोगे ना। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट, सबसे पहले ये जो एक्स निकला है कार्बोकेटाइन बना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है, जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है बेटा, कार्ब कैटायन। और कार्ब कैटायन बना है तो अगर रीअरेंजमेंट के चांस है तो करवाने हैं, तो यहाँ पर लिख दूं, अगर 1 डिग्री कार्ब कैटायन से 2 डिग्री बनाने के चांस है तो बनाओ, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने के चांसेस है तो बनाओ, क्योंकि इंटरमीडिएट जहां पे जिस भी रिएक्शन में कार्ब कैटायन बनेगा वहां पर आपको रीअरेंजमेंट कराना है। तो यहाँ पर अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करवा दो, तो यहाँ पर लिख दूं मैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, क्योंकि क्या बन रहा है बच्चों, कार्ब कैटायन। तो 1 डिग्री कार्ब कैटायन से 2 डिग्री बनाना है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने के चांसेस है तो बना डालो। और ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, क्लियर। तो पहली स्टेप में कार्ब कैटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन। अब सुनना ध्यान से सही बच्चे, क्या होगा, पहले स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब मान लो अगर 1 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है तो 2 डिग्री बना दो, 2 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री बना दो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन सा कार्ब कैटायन होता है, 3 डिग्री। तो सबसे पहले कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्ब कैटायन जब बन गया, स्टेबल हो गया, फिर इस पानी से जो OH माइनस आएगा वो जागेगा। भाई ये तो वीक था, ये कोई काम नहीं करेगा, ये चुपचाप बैठकर सब कुछ देखेगा कि पहले हेलोजन जाएगा, कार्ब कैटायन बनेगा, स्टेबल होने के चांसेस है तो स्टेबल होगा, और फिर OH माइनस क्या करेगा, अब सब कुछ जब पका पका माल चाहिए इसको, जब सब कुछ स्टेबल हो गया तो OH माइनस आएगा और क्या कर देगा, अटैक कर देगा। कैसे अटैक करेगा, आप देखो यहाँ पर जो कार्ब कैटायन बना है वो प्लेन में है ना, sp2 हाइब्रिडेशन में किसमें बेटा, प्लेन में। तो अब ये जो OH माइनस आएगा, अब देखो यहाँ पर कार्ब कैटायन बन गया C, R1, R2 और R3, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव, कार्ब कैटायन बन गया।
अब पानी से कौन आएगा बेटा, ओ एच माइनस। अब पानी से जो ओ एच माइनस आएगा वो या तो कहां से अटैक कर सकता है, आगे से, या फिर पानी से जो ओ एच माइनस आएगा वो कहां से अटैक कर सकता है, पीछे से। दोनों चांस है ना, क्योंकि ये प्लेन में, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडेशन sp2 प्लेन में है ना, तो ओ एच माइनस आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। आगे से अटैक करेगा तो बताओ बच्चों क्या बनेगा, सी R1 R2 R3 और क्या आ गया यहाँ पर, ओ एच। तो ये क्या बन गया, रिटेंशन। जहां से एक्स गया वहीं पर ओ एच आ गया, और पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, सी R1 R3 R2 और पीछे से अटैक करेगा तो ये ओ एच आ गया। तो जहां से एक्स गया है उसके जस्ट अपोजिट से आया, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, इनवर्स। क्लियर है। तो ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट, क्योंकि कार्ब कैटायन बन चुका है, सब कुछ सारा पका पका माल तैयार हो चुका है, OH माइनस जस्ट आकर क्या करेगा, अटैक। तो ये जो होगा ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट। और पहला वाला क्या होगा, देखो यहाँ पर, अगर मैं देखूं यहाँ पर कार्बन जो था उसका 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, जबकि यहाँ पर ऑक्टेट क्या हो गया, 3 बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट। तो जब एक्स जा रहा है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है ना, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है मतलब स्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल और अनस्टेबल, तो ये होना चाहेगा, तो ये तेजी से नहीं होगा। तो ये जो स्टेप होगा बच्चों, ये स्टेप जो होगा वो होगा स्लो। ये स्टेप कैसा होगा, स्लो। तो जो आप लोगों का SN1 रिएक्शन होती है उसमें पहले अल्काइल हैलाइड से हेलोजन जाता है, कार्ब कैटायन बनता है, स्टेबल करने के चांसेस है तो कर दो। ये वाला जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, बहुत धीरे होता है ये। अब जब कार्ब कैटायन स्टेबल हो जाएगा तो OH माइनस तैयार बैठा हुआ अटैक कर देगा, तो आगे से या फिर पीछे, दोनों तरफ से कहीं से भी अटैक कर सकता है। क्लियर है। और ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है बच्चों, फास्ट। अब सुनना ध्यान से, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगी उसकी रेट को जो डिटरमाइन करता है, रेट काइनेटिक्स है ना, उसको जो डिटरमाइन करता है हमेशा कौन सा स्टेप करता है, तो कैसे, सुनना ध्यान से। मान लीजिए एक रेस हो रही है, उसमें 10 एथलीट भाग रहे हैं। अब 10 एथलीट अगर भाग रहे हैं तो रेस कब तक चलती है, जब तक कि लास्ट एथलीट पहुंच ना जाए। मान लो 9 तो जल्दी पहुंच गए, एक हमारे जैसा है, बहुत आराम आराम से चल रहा है, तो रेस तब तक खत्म नहीं होती बेटा जब तक कि लास्ट एथलीट ना पहुंच जाए। तो जो रेस है उसका जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो सबसे स्लो भाग रहा है। इसी तरीके से जो केमिकल रिएक्शन होती है उनकी भी जो रेट होती है ना बच्चों, रिएक्शन की रेट, वो किस पर डिपेंड करती है, जो स्लो स्टेप पर होता है ना। अब यहाँ पर दो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, दो स्टेप है। तो स्लो स्टेप कौन सा है, पहले वाला जिसमें कार्बोकेटायन बना है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होगा बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रेट जो होगी वो केवल किसी स्टेप पर डिपेंड करेगी, दूसरे स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगी, फिर दूसरा स्टेप तो फास्ट था। क्लियर है। तो यहां पर देखो क्या बना बेटा, रिटेंशन ऑन इन्वर्जन बना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कैसे बना होगा, देखिए हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, सुनना ध्यान से। तो अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है, ये मेरा हाथ जो है वो है कार्बन, मान लीजिए ये मेरा हाथ क्या है बेटा, कार्बन है ना। अब इससे क्या हुआ है, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये मैंने 3 ग्रुप यहाँ पर क्या कर दिए बेटा, जोड़ दिए। ये देखो, ये तो 3 तो ग्रुप हो गए, ये मैं दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, ये 3 ग्रुप और एक ये चौथा ग्रुप है हमारा। क्लियर है, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, देखना आप यहाँ पर, ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाला मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये दिखेगा ऊपर है ना। ये कौन सी स्ट्रक्चर है बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये मेरा कार्बन है, हाथ, यहाँ पर एक R1, ये क्या हो गया बेटा R2, ये क्या हो गया R3, और ये मान लीजिए क्या हो गया X। क्लियर है, X, ये मान लीजिए क्या हो गया X, ये वाला क्या हो गया X है ना। या X दूसरा ले लेते हैं, ये ले लो, ये X ले लो, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा, देखो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बच्चे, ये R1 R2 R3 और ये क्या है X। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया कार्बन का, ये कायरल कार्बन हो गए सारे अलग अलग हो गए, तो हाइब्रिडेशन हो गया बेटा इस कार्बन का sp3। ध्यान से समझना, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109 डिग्री अटैचमेंट, 109 डिग्री अटैचमेंट सभी में, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। अब क्या होगा, जो SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो हेलोजन लगा हुआ है, ये जो एक्स लगा हुआ है कार्बन से, पहले हटेगा। अब तो ये अगर हेलोजन हटा, ये जो हेलोजन हटा, तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, हेलोजन यहाँ पर लगा हुआ यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर इस पोजीशन पर। क्लियर, ध्यान सुनना। अब पहले स्टेप में हेलोजन हटा, हेलोजन हटा तो क्या बन गया, कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन बना तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया बेटा sp2, मेरे हाथ का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2।
sp2 जैसे ही हुआ तो ये बताओ प्लेन में आ गए, ये देखो एक ही प्लेन में आ गए तीनों, क्लियर है, एक ही प्लेन में आ गए, दिख रहा है आप लोगों को, ट्रायंगल जैसा बन गया कि नहीं बन गया, तो इसका शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। अब क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है OH माइनस, ये पानी से क्या आया बेटा OH माइनस, क्या आया OH माइनस। अब देखो ये प्लेन में है, प्लेन में है। अब ये OH माइनस आने के दो तरीके, या तो OH माइनस कहां से आ जाए आगे से, या फिर कहां से आए पीछे से। OH माइनस आने के कितने तरीके बेटा, या तो आगे से आ जाए या फिर कहां से आ जाए पीछे से आ जाए। अगर OH माइनस कहां से आता है आगे से, तो बताओ यहीं से तो हेलोजन गया था, तो अगर OH माइनस यहीं से आता है जहां से हेलोजन गया था उसे बोलूंगा रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। और OH माइनस अगर कहां से आता है बेटा पीछे से, तो यहाँ पर अगर लग जाएगा ऐसे, यहाँ पर आके लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इन्वर्जन। देखो एक्स यहाँ से गया है, ये एक्स यहाँ से गया है, और OH माइनस कहां से आया बच्चों पीछे, अब पीछे से आगे लगा, तो क्या हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इंटरमीडिएट जो बना था वो बना था कार्ब कैटायन, sp2 हाइब्रिडेशन, कार्ब कैटायन स्टेबल होने के चांसेस करा दो। और OH माइनस पानी से जो आ रहा है वो दो तरह से अटैक कर सकता है, या तो आगे से करा तो इन्वर्जन, पीछे से सॉरी आगे से करा तो रिटेंशन और पीछे से करा तो इन्वर्जन। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रिटेंशन और ये कौन सा पीछे से इन्वर्जन। इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा बनता है किससे, रिटेंशन। और रेशमी मिक्सचर से तब जाएगा जब ये कार्बन कायरल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं जाएगा। तो स्टेप कौन सा होगा, तो स्टेप बताओ कौन सा होगा, हेलोजन था, तो हेलोजन का निकलना, हेलोजन निकलेगा तो कार्बन बनेगा, तो कार्बन का फॉर्मेशन है स्लो स्टेप, और हमेशा रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करती है। जो OH माइनस आ रहा है वो तो तेजी से आएगा, क्लियर। तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए क्लियर। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्लो स्टेप कौन सा है बेटा, फर्स्ट वाला कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन ना। तो जो स्लो स्टेप होता है रेट उसी पर क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। जो स्लो स्टेप होता है रेट उसी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब सुनना ध्यान से, जो 11th वाले बच्चे हैं वो देख लें, रेट कैसे लिखते हैं। जैसे एक रिएक्शन हो रही है, मान लो A2 प्लस B2 क्या बना रहा है, मान लो 2AB बना रहा है, क्लियर है। तो जो रेट होती है ना बच्चों, जो रेट लिखते हैं रेट, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट कौन है, A2 और B2। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन बेटा, रिएक्टेंट की। A2 और B2 रिएक्टेंट। और अभी आप लोग 12th में नहीं जाए, बस इतना सा याद रख लो, अभी स्टाइशियोमेट्रिक ऑप्शन यहाँ पर कितना है, 1, तो इसके पावर में 1 कर दो। यहाँ पर भी स्टाइशियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है, 1, तो यहाँ पर कितना कर दोगा। थोड़ा सा गलत है ये, क्योंकि जरूर नहीं कि स्टाइशियोमेट्रिक ऑप्शन के बराबर ही हो हमेशा, पर अभी बेसिक सा, अभी सिंपल सा समझ कर चलो कि जो भी रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रिएक्टेंट कौन है, A2 और B2, यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर बताओ कौन है यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड। तो रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी बेटा, एल्काइल हैलाइड पर। रेट किस पर डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड पर। OH माइनस पर कर नहीं रही, जो पानी से आ रहा है वो तो सेकंड स्टेप में आए पास में, है ना। तो रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी, फर्स्ट स्टेप फ्लो था जिसमें केवल रिएक्टेंट कौन है, एल्काइल हैलाइड। तो रेट केवल किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, एल्काइल हैलाइड पर। तो यहाँ पर मैंने लिखा जो कंडीशन फॉर SN1 है वो क्या है, जो रेट होती है बेटा वो किस पर डिपेंड करती है, एल्काइल हैलाइड पर। और इसकी पावर कितनी करती है, 1। ये जो कंसंट्रेशन की पावर होती है इसे बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 1। कितना ऑर्डर है बेटा, 1। और मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्लियर है। ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। और सेक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर क्या होता है, जो भी कंसंट्रेशन की पावर पर आ रहा है ना। तो ऑर्डर कितना हो गया बताओ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन होती है वो किस में आती है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। किस में आती है बेटा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में पढ़ा चुका हूँ, ऐसे सोलवेंट जो H+ देते हैं ना। किसकी प्रेजेंस में होती है, वीक न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपके पास पानी है, पानी से क्या आएगा वीक न्यूक्लियोफाइल बेटा, OH नेगेटिव, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं टूटेगा। अल्कोहल से क्या आएगा वीक न्यूक्लियोफाइल, OR नेगेटिव, ये भी इतना ज्यादा नहीं टूटता है। अमोनिया से क्या आएगा बेटा, NH2 नेगेटिव। ये तीनों ही, पानी हो, अल्कोहल, अमोनिया, वीक न्यूक्लियोफाइल है ना। इनसे क्या क्या आएगा वो आपको पता लग गया। अब देखो इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप था वो था कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। तो कौन सा कार्ब कैटायन जल्दी बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। भाई साहब 3 डिग्री कार्ब कैटायन में तो मजा आ जाएगा ना। 3 डिग्री कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। तो अगर एल्काइल हैलाइड यहाँ पर देखो कौन सा डिग्री है, मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड यहाँ पर देखो, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री था। तो अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो कार्ब कैटायन भी बनेगा 3 डिग्री। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री। तो बताओ कौन सा एल्काइल हैलाइड जल्दी कार्ब कैटायन बनाएगा, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला। वेरी गुड, 3 डिग्री वाला, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से बच्चों 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, क्लियर। और 3 डिग्री कार्ब कैटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन कौन फास्ट देगा,
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा और वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो रिएक्शन देखो, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन जल्दी देगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जल्दी देगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और CH3 उससे कम। क्लियर? कितने स्टेप में हुई है रिएक्शन? 2 स्टेप में हुई है। कौन सी थी? यूनिमोलिकुलर थी, ऑर्डर भी फर्स्ट था। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको ये क्या पता लगा कि ये जो SN1 रिएक्शन है कौन देता है? एल्काइल हैलाइड, पहली बात। दूसरा, कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है जो स्लो होता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्लियर? कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कौन सा एल्काइल रिएक्शन जल्दी देगा? जो 3 डिग्री होगा, क्योंकि उससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों वो स्टेबल होता है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटाइन। अब सुनना सही बच्चे ध्यान से, एक चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों, एक यहाँ पर पहाड़ है। मान लीजिए एक पहाड़ है, इस पहाड़ के इस तरफ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। ठीक है? ये जो लोग खड़े हुए हैं इनको मैंने मान लिया रिएक्टेंट। क्या मान लिया बच्चों? रिएक्टेंट। क्लियर? इस पहाड़ के इस तरफ कुछ लोग खड़े हुए, इन्हें मान लिया रिएक्टेंट। जैसे हम लोग खड़े हुए हैं, अब मुझे बताओ, जो भी लोग खड़े हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है ना। अगर एनर्जी नहीं होगी तो डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो खड़े हुए हैं वो है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी हो। क्लियर? इन रिएक्टेंट को इस पहाड़ की यहाँ दूसरी तरफ पहुंचना है, दूसरी तरफ पहुंच गया तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ना, इतना। बताओ, जो भी इंसान यहाँ पहुंच जाएगा फिर तो फिसल कर नीचे आना, प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहाड़ के इस तरफ रिएक्टेंट है और दूसरी तरफ क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। अब सुनना ध्यान से भाई बच्चे, खुद के पास खुद की तो मिनिमम एनर्जी है ही। जिनके पास भी ये पहाड़ चढ़ने जितनी एनर्जी हुई, ये पहाड़ चढ़ने जितनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, इतना ही तो पहाड़ चढ़ना है। तो जिनके पास भी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई तो वो पहाड़ चढ़ जाएगा। पहाड़ चढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा। तो प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी पहाड़ चढ़ने जितनी, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलूंगा मैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोलूंगा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिसके पास भी, देखो हमारे पास 4 लोग खड़े हुए थे, इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी खुद की तो होगी, तो मिनिमम एनर्जी तो खुद के पास है ही। अब जिनके पास भी पार्ले जी होगा, भाई साहब पार्ले जी खाएंगे, क्या एनर्जी आएगी? एनर्जी आएगी, पहाड़ चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या बोला मैंने? एक्टिवेशन एनर्जी। और वो बाहर चढ़ गया, फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। तो कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा? जिनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। और एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिनके पास भी एक्टिवेशन जितनी एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या कर लेंगे बेटा? बना लेंगे। क्लियर है? अब सोचो एक बार, मैंने इसमें एक टनल निकाल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैंने क्या किया, इस पहाड़ में से एक टनल निकाल दिया बेटा, ये टनल निकाल दिया। आपको याद है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। रिएक्शन जल्दी कर देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो अब मैंने क्या निकाल दिया? टनल। अब बताओ, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो अब इतना ही तो चढ़ना है ना। इतना ही चढ़ना है तो बताओ अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? अब कितना पहाड़ चढ़ना है? केवल इतना ही तो पहाड़ चढ़ना है। जिनके पास भी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो पहाड़ चढ़ जाएंगे, ये बीच में से निकल जाएंगे और फिर क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट। तो खुद के पास तो एनर्जी है ही है जितनी है। अगर इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए तो बताओ ये प्रोडक्ट बना लेंगे नहीं बना लेंगे? तो अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना। तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, धीरे हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है तो वो पहाड़ उतना ही ऊंचा है, तो रिएक्शन उतनी धीरे होगी। जिसकी एक्टिवेशन जितनी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शन की जितनी कम है, वो पहाड़ उतना ही छोटा है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? जल्दी हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको ये पता लग गया कि अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। और किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। तो किस पर डिपेंड करती है? एक्टिवेशन एनर्जी पर। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और कम कर देगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? जल्दी हो जाएगी। तो मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता लग गया, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो पहाड़ ऊंचा, तो टाइम लगेगा, तो रिएक्शन क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी कम तो पहाड़ एक तरह से छोटा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? जल्दी हो जाएगी। क्लियर है? तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही क्या होगी? धीरे। अब सुनना ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले 2 स्टेप में हो रही है। पहले एल्काइल हैलाइड क्या बना रहा है? जो रिएक्टेंट है ना एल्काइल हैलाइड, वो क्या बना रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हो रही है? स्लो हो रही है। कैसी हो रही है बेटा? स्लो। तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसके बीच में? एनर्जी और रिएक्शन पाथवे के बीच में। तो पहले क्या है बेटा? ये देखो, रिएक्टेंट के पास, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास खुद के पास देखो एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास है ही है। तो रिएक्टेंट क्या बना रहा है सबसे पहले बेटा? रिएक्टेंट सबसे पहले बना रहा है इंटरमीडिएट।
तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्टेंट से क्या बना, इंटरमीडिएट। क्या बना बच्चों, इंटरमीडिएट। अब बताओ रिएक्टेंट के पास खुद के पास इतनी एनर्जी तो थी, कितनी एनर्जी और चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, जो भी आपका बॉटम है, रिएक्टेंट का बॉटम है ना, उससे टॉप तक, उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। तो पहले रिएक्टेंट ने क्या बनाया, इंटरमीडिएट। अब मुझे बताओ इंटरमीडिएट जब बन गया, कार्ब कैटायन बन गया, तो वो किसका अटैक हुआ, OH माइनस का। वो रिएक्शन क्या हुई, फास्ट हुई। ये लिख देता हूँ, ये पहले क्या बना, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आपको पता ही लग गया होगा। क्लियर। अब इंटरमीडिएट बन गया कार्ब कैटायन, ये देखो कार्ब कैटायन बना दिया। अब कार्ब कैटायन पर किसका अटैक हुआ, OH माइनस का। वो फास्ट हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट हुआ। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो देखो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी जल्दी। तो अब इंटरमीडिएट देखो किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, प्रोडक्ट में कर दिया। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है बच्चों बताओ, इंटरमीडिएट से और टॉप तक। ये मान लो E1, तो ये मान लो क्या हो गया, E। तो कितने स्टेप में हुई, दो स्टेप में हुई रिएक्शन। पहले रिएक्टेंट से क्या बना बेटा, इंटरमीडिएट, एक्टिवेशन एनर्जी देखो ज्यादा आ रही। और फिर इंटरमीडिएट से क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट। यहाँ पर बताओ इंटरमीडिएट से और टॉप तक लेके हम, ये एक्टिवेशन एनर्जी E1 और E2 में से कौन कम आ रही है, E1 ज्यादा आ रही है, E2 कम आ रही है। तो आपको पता लग गया ना, पहला स्टेप कैसा है बेटा, स्लो, और दूसरा स्टेप कैसा है, फास्ट। क्लियर है। अब जो ये टॉप वाला स्टेप होता है ना, यहाँ पर ये टॉप वाला, ये टॉप वाला, इसे बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ये जो टॉप पर होता है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये होता है ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और ये क्या होती है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। तो SN1 रिएक्शन में आपसे पूछेगा कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो टॉप की स्टेट होती है, टॉप वाली। ये रिएक्शन में जैसे इंटरमीडिएट तो बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती नहीं है, ये हाथ के हाथ खत्म हो जाती है। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, टॉप जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, तो इंटरमीडिएट एक बन है, और रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, प्रोडक्ट में। कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में, पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा में रिएक्शन में पहले कार्ब कैटायन बनता है, स्टेबल होता है, फिर पानी से जो OH माइनस आएगा उसका अटैक हो जाएगा, या फिर अल्कोहल से OR माइनस आएगा उसका अटैक हो जाएगा, या फिर NH3 से NH2 नेगेटिव आएगा उसका अटैक हो जाएगा। कौन ये रिएक्शन जल्दी देगा, 3 डिग्री वाला, क्योंकि उससे कार्ब कैटायन क्या बनेगा बेटा, स्टेबल। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, नोट कर सकते हो। जल्दी से नोट करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर रिटेंशन से भी आता है और इन्वर्जन से भी आता है, पर वो तब बनेगा रेसिमिक मिक्सचर से जब कायरल होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा कायरल। कायरल नहीं हुआ तो रेसिमिक मिक्सचर से नहीं बनेगा। रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट तो एक बना है यहाँ पर, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी आई है, 2 आई है। और जो इंटरमीडिएट बना उसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp2। आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे भी अटैक हो सकता है ना। नेक्स्ट आता है बेटा SN2 रिएक्शन। SN2 मतलब, टू मतलब हो गया बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी सुनना ध्यान से, जो पानी से OH माइनस आ रहा था वो वीक आ रहा था, लेकिन सोचो अगर मैंने KOH ले लिया, तो KOH आपको पता है एक अच्छा बेस है, आपको पता है पूरा टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है KOH, NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं होता है, तो उससे OH माइनस आएगा, भर भर कर आएगा। जैसे पानी तो H प्लस OH माइनस बहुत कम बनाएगा, लेकिन KOH को पानी में डालो तो पूरा टूट जाएगा, K प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे एक्वस KOH से जो OH माइनस आने वाले हैं ना बच्चों, एक्वस KOH से क्या आने वाले हैं, जो OH माइनस भैया वो भर भर कर आएंगे। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब मुझे बताओ, जो वीक वाला होता है वो तो वेट करेगा ना, पहले एक्स निकले, कार्ब पैटर्न बने, स्टेबल हो, फिर मैं अटैक करा। जो स्ट्रांग होगा वो वेट थोड़ी करेगा कि पहले एक्स जाए, फिर कार्ब पैटर्न बने, फिर वो स्टेबल हो, फिर मैं जाकर अटैक कराऊं। भाई स्ट्रांग वाले ये काम नहीं किया करते हैं। स्ट्रांग वाले तो पूरे टशन पे आते हैं, आएंगे खुद आएंगे और दूसरों को कहेंगे भैया तू निकल।
तो अब ये जो OH माइनस है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो एक्वस क्यूएस से आ रहा है। ये इतनी बकवास नहीं करने वाला है। ये आएगा, अटैक करेगा और एक्स को कहेगा भैया तुम निकलो। इज्जत से आएगा ये पूरा एकदम, आके अटैक करेगा और एक्स को कहेगा तुम निकलो। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है बेटा वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में होती है। किस तरीके से होती है सभी बच्चे समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी पर क्या लगा बेटा, 3 मैंने एच लगा दिया और एक मैंने लगा दिया एक्स, तो एल्काइल हाइड्रोजन बन गया CH3X। अब बताओ जो एच होता है उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। एच का साइज छोटे ग्रुप है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। अब एक्वस की वजह से कौन आया बेटा, OH नेगेटिव। कौन आया, OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, रिएक्शन एक ही स्टेप में होनी। तो अगर OH नेगेटिव इसी डायरेक्शन से आएगा जिस डायरेक्शन से X निकलने वाला है, तो मतलब X पर भी नेगेटिव है और OH पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो ये इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा क्या, ये इस कार्बन पर अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जैसे जैसे नेगेटिव आ रहा होगा एक्स को चिड़ हो रही होगी, वो क्या कर रहा होगा, उसको दूर भेज रहा होगा, भैया दूर जाओ। तो ये क्या करता है, ये भी समझदार है, वो कहेगा तू टेंशन ना ले, अब देख मैं क्या करता हूँ। तो ये क्या करता है, जो OH माइनस होता है वो आता है और बैक साइड से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है, बैक साइड। तो एक ही स्टेप में आएगा और ये OH माइनस कहां से अटैक करेगा बेटा, बैक साइड से। तो मुझे बताओ बैक साइड से अटैक कब आसान होगा। अभी देखो यहाँ पर छोटे ग्रुप थे एच एच एच, तो इजीली OH नेगेटिव आया और बैक साइड से क्या कर दिया, अटैक कर दिया। बैक साइड से अटैक कर दिया तो क्या बना देता है यहाँ पर, सी पर 3 तो क्या लगे हुए हैं, एच तो पूरे लगे हुए हैं। अब आपको पता है कार्बन केवल 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ये आपको पता है, टेट्रावैलेंसी होती है, ऑटोमोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 तो एच हो गए। अभी बैक साइड से अटैक किया, तो बैक साइड से जब इसने अटैक किया ना, तो यहाँ पर कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ये बन रहा होगा, और ये जो C और X है ना, इसका बीच का बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, टूट रहा होगा एक ही स्टेप में। बैक साइड से OH नेगेटिव ना आकर अटैक कर दिया, तो C और OH के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा और C और X के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, टूट रहा होगा एक ही स्टेप में। तो इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। अब इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो अब ये इंटरमीडिएट नहीं बना, यहाँ पर क्या बना है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना बच्चों, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन बताओ क्या है, कार्बन का sp2। ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड ही बना रखे हैं, OH वाला बॉन्ड भी बना हुआ नहीं है, एक्स वाला भी बॉन्ड बना नहीं है, क्योंकि OH वाला बन रहा है और एक्स वाला टूट रहा है। तो इनको काउंट नहीं करेंगे, केवल 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड काउंट करेंगे। कौन सा हो गया, sp2। लेकिन यहाँ पर जो वैलेंसी होते बोलेंगे पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब अभी यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे इतने, है तो एक्चुअल बॉन्ड तो 3 ही है जो 3 हाइड्रोजन से है, लेकिन OH वाला भी बन रहा है और एक्स वाला भी टूट रहा है, तो 5 बॉन्ड एक तरह से हो गए। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, बनाएंगे, औकात से बाहर है। तो यहाँ पर ये पेंटावेलेंट है, लेकिन हाइब्रिडेशन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 ही बोलेंगे, क्योंकि एक बन रहा है और एक टूट रहा है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एक टाइम आएगा जब भैया OH तो आ जाएगा, CH H और क्या आ गया यहाँ पर OH, और X नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा। तो बताओ जहां से X, यहाँ से X गया है और OH उसके बैक साइड से आया है कि नहीं आया, तो बैक साइड से आया तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बना, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां पे एक्स हटा है उसके बैक साइड से लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लगा दूं मैं एच एच एच, और एक्स जहां पे गया ओ एच उसके जस्ट अपोजिट से आएगा। तो SN2 रिएक्शन ऑलवेज गो थ्रू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जहां से हेलोजन हटेगा उसके बैक साइड से क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो बहुत कम टाइम के लिए बनती है, मतलब अनस्टेबल होता है, भयंकर अनस्टेबल होता है। एक ही स्टेप में वो जुड़ रहा होगा, एक ही स्टेप में एक्स निकल रहा होगा। क्लियर है। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ, तो जैसे आप लोगों के पास यहाँ पर देखो, क्लियर है, जैसे यहाँ पर मैंने 4 बना दिए बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बन गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन से हाइड्रोजन, ये ब्लू वाला हाइड्रोजन, पीछे वाला हाइड्रोजन, ये हेलोजन है, ये वाला रेड वाला है ना, ये हेलोजन है। क्लियर। अब एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी। अब ये तीनों हाइड्रोजन छोटे, तो कार्बन पूरा ढका हुआ नहीं है। अब ये OH माइनस आया जो किससे आया, केवल से आया है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, बैक साइड से आकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। हेलोजन यहाँ लगा हुआ है, इसके कहां से आएगा, पीछे से, तो पीछे से आगे क्या बनाएगा ये बॉन्ड। अब ये 3 हाइड्रोजन तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन ये वाला एक्स वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, और ये वाला जो OH वाला बॉन्ड है ना बच्चा, धीरे धीरे बन रहा होगा। तो बताओ एक ही स्टेप में 5 बॉन्ड बन गया ना, ये वाला बन रहा है और ये वाला हेलोजन वाला टूट रहा है। फिर एक टाइम आएगा जब ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा और ये वाला लग जाएगा। बैक साइड से आया तो इसलिए एक मार्जिन कॉम्प्लिकेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली
इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर देखो SN2 रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, सुनना ध्यान से बेटा। अगर सोचो इस कार्बन पर तीन तीन बल्कियर ग्रुप जुड़े होते हैं, सोच के देखो, यहाँ पर R1 लगा हुआ है, यहाँ पर R2 लगा हुआ है, यहाँ पर R3 लगा हुआ है, यहाँ पर X लगा हुआ है, और ये बल्कि बड़े ग्रुप है। अब अगर बड़े ग्रुप है और OH नेगेटिव आता, तो बताओ OH नेगेटिव कार्बन तक बैक साइड से पहुंच पाता क्या? पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि ये कार्बन को ढक लिया ना इन बड़े ग्रुप ने। तो ये OH नेगेटिव कार्बन पर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो F निकलेगा क्या? निकल ही नहीं पाएगा। तो बताओ SN2 रिएक्शन कब जल्दी होगी? जब ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये जो हाइड्रोजन है, ये तो छोटे हैं तो जल्दी हो जाएगी। अगर ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हुआ बेटा, ज्यादा हुआ, ये बाधा ज्यादा हुई, बड़े बड़े ग्रुप लगे हो कार्बन पर, तो OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन होगी नहीं होगी। तो रिएक्शन कौन जल्दी देगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री या 3 डिग्री? ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जल्दी देगा, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, बाधा क्या होगी, जो कम होगी, हिंड्रेंस कम होगा, तो इजीली बैक साइड से अटैक कर जाएगा। अब ये 3 डिग्री है, देखो तीन तीन आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कार्बन को तो ढक ही लिया, तो OH नेगेटिव पीछे से अटैक ही नहीं कर पाएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो SN2 रिएक्शन कौन जल्दी देगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री वाला। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका जो रेट है वो किस पर भी डिपेंड कर रहा है? रेट डिपेंड कर रहा है एक तो अल्काइल हैलाइड पर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल पर, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा उतनी जल्दी आकर अटैक करेगा, उतनी जल्दी एक्स को हटाएगा। तो रेट दोनों पर अब डिपेंड कर रही है ना, अब वो पहले की तरह वेट नहीं कर रहा है। तो जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों? देखो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रही है, और किस पर भी डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पर। तो जो रेट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX की पावर 1 एंड NU की पावर 1। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 और 4। बताओ, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 है और इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो कितना हो गया? 2। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसमें होती है? ये पोलर एप्रोटिक में। पोलर एप्रोटिक में पढ़ा चुका हूँ, DMSO, DMF और DMA रट लो अच्छे से। जहां पर DMSO, DMF, DMA दिखे, मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रही है ना। और बस ये अभी के लिए हटा दो, पहले यही बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्वस KOH हो गया जैसे, है ना, या फिर क्या हो गया बेटा? KCN हो गया। तो KOH पूरा टूट जाता है, यहाँ से क्या आएगा बेटा? OH माइनस। KCN से बताओ क्या आएगा? CN माइनस। पूरा टूट जाता है कि नहीं टूट जाता? जल्दी आ जाएगा यहाँ से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा। रेट किसकी ज्यादा होगी? देखो 3 डिग्री की सबसे कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री की सबसे कम होगी, उससे ज्यादा रेट 2 डिग्री की, उससे ज्यादा रेट 1 डिग्री की, सबसे ज्यादा तो CH3X की। मजा ही आ जाएगा, तीन तीन हाइड्रोजन, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं। क्लियर है? कितने स्टेप में होगी रिएक्शन? एक ही स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब बताओ 1 और 1 कितना हो गया? यहाँ पर ऊपर 2 हो गया ना, बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ग्राफ क्या होगा बताओ? रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी, सीधा रिएक्टेंट से क्या बन गया मेरा? प्रोडक्ट। तो बना दो सीधा, यहाँ पर आपने रिएक्टेंट लिखा, और रिएक्टेंट से सीधा क्या बन गया बेटा? प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट से सीधा क्या बन गया? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो है ही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आप लोगों को पता लग गई रिएक्टेंट से टॉप तक। तो रिएक्टेंट से टॉप तक जो एनर्जी होगी बच्चों, उसे क्या बोलूंगा मैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? और टॉप पर जो बनेगा वो आपको बताया था ट्रांजिशन स्टेट। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनी? एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। इसको नोट कर लो, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन कब जल्दी होगी? जब अल्काइल हैलाइड छोटा हो, किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, जैसे एक्वस KOH हो गया, KCN हो गया ना। आएंगे बैक साइड से अटैक करेंगे, एक ही स्टेप में। हाइब्रिडेशन याद रखना, जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है उसका sp2। पेंटावेलेंट वो क्यों बोला है? क्योंकि पांच पांच बॉन्ड एक ही टाइम पर आने हैं यहाँ पर। कार्बन की तो हालत बुरी होगी, बेचारा बना ही चाह सकता था, पांच पांच बॉन्ड एक टाइम पर, एक बंदा एक टूट रहे हैं, उसको भी काउंट कर लिया, पर हाइब्रिडेशन नहीं करेंगे ना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, तरीके से कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा कौन सी रिएक्शन? SNI क्या होता है? इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, जब हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। बस थोड़ा सा देख लो, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? SOCl2 के साथ। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? SOCl2। SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। तो ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है इस रिएक्शन को सोल्व करने का। आपके पास क्या है? एल्कोहल है, आपके पास क्या है बेटा? एल्कोहल, ROH, एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन करा दी मैंने SOCl2 के साथ, तो SO
और ये हो गया Cl2, हो गया SOCl2। तो बताओ क्या बनेगा, इसको इस तरीके से तोड़ दो, दोनों तरफ से काट दो, क्या बना यहाँ पर RCl प्लस SO2 गैस उड़ जाएगा, प्लस HCl भी क्या है बेटा, गैस उड़ जाएगी। क्लियर है। तो देखो जब ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया तो बना एल्काइल RCl बना, SO2 और HCl, तो SO2 HCl दोनों गैस उड़ गई, क्या बचा रह गया RCl। तो मतलब इनको सेपरेट करना नहीं पड़ा ना, प्रोडक्ट में तीन चीजें बनी थी लेकिन दो चीजें गैप होने की वजह से अपने आप उड़ गई, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्या केवल क्या बन गया RCl। तो एल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है, क्योंकि जो उसके साथ को प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस होते हैं, उड़ जाते हैं, हमको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होती है ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ से OH हटा है, यहाँ से OH हटा है और क्या लगा है Cl। तो जहां पे OH हटा है वहीं से Cl लगा है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, है ना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं SNI। क्यों बोला इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाती है, कैसे होती है वो मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो बस इतना सा याद कर लो, अल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो OH हटकर Cl लगेगा, जहां पे OH जाएगा वहीं से क्या लगेगा Cl। तो इसे हम लोग बोलेंगे बेटा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। कहने का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास C है, ये मान लो यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ मैंने H लगा दिया, यहाँ मान लो ड्यूटेरियम लगा दिया, तो यहाँ OH लगा दिया, तो यहाँ पे OH जाएगा वहीं पर ही Cl लगेगा। क्लियर। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन जो जाता है SNI, किससे जाता है SNI, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन से, जहां पे OH हटा है वहीं पर Cl लगा है। लेकिन अगर इसी सेम रिएक्शन में, सेम रिएक्शन है अल्कोहल की रिएक्शन वही SOCl2 के साथ करा रहा हूँ, इसी सेम रिएक्शन में क्या डाल दूं, पायरेडीन। सेम रिएक्शन है बच्चों में, क्या डाल दूं, पायरेडीन। तो वही बनना है R, OH हटकर क्या लगना है Cl, OH हटकर क्या लगना है Cl लगना है। लेकिन कहां से लगेगा बेटा, बैक साइड से। वही RCl बनना है, वही RCl बनना है, लेकिन कहां से बनेगा, बैक साइड से। तो यहाँ पर बनता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। पायरिडीन डालने पर ऐसा क्या होगा, ये मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब जहां से OH हटा उसके बैक साइड से क्या लगेगा, Cl। तो सेम रिएक्शन में अगर मैं पायरिडीन डाल दूं तो जो बनेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन किससे जाता था, SN2 से। तो रिएक्शन कौन सी हो जाती है बेटा, SN2। तो याद रखना अल्कोहल की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ कराइए केवल RCl बना, रिएक्शन को बोला SNI और बना रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन अल्कोहल SOCl2 पे पायरिडीन भी डाल दो तो बना वही RCl, लेकिन बनेगा इन्वर्जन से, बैक साइड से अटैक होगा, रिएक्शन होगी SN2। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस आया पायरिडीन डालने के बाद, इस प्रोसेस को बोलेंगे डार्जन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, डार्जन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस। क्लियर है। तो ये हो गई इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन पायरिडीन की वजह से सेम SN2 हो जाती है, और प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डार्जन प्रोसेस। नोट कर लें। क्लियर।